हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सूत्रा। तो सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th आईसीएसई क्लास 10th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। दिस इज द चैप्टर नंबर 2 और इसको हम पूरा डीपली और थॉरली रिवाइज करेंगे जिससे कि इसमें से कुछ भी आए तो वो छूटे नहीं। तो चलिए इसको हम क्वेश्चंस के जरिए रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव of the Indian National Congress at the time of its formation। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएनसी वाज टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, present Indian grievances before the British government and work for political reforms through constitutional and peaceful means। यस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना ही इसलिए था क्योंकि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो एक पूरे पैन इंडिया को लेके चले नेशनल मूवमेंट में, तो यूनिटी क्रिएट करना था। एंड जो भी इंडियन की ग्रीवेंसेस थी उसको ब्रिटिश के सामने रखना था और कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी करने थे। पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी और कुछ बातें, इसका फॉर्मेशन हुआ कब था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 28 दिसंबर 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1885 को हुआ था और इसका जो इनॉग्रेशन था, जो इसकी पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास पे जो इन लोगों का इनॉग्रल मीटिंग चला वो 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर 1885 तक चला था। ठीक है। एंड जो इसके जो हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, या हम उनको बोल सकते हैं डब्ल्यू सी बैनर्जी। क्या बोल सकते हैं? डब्ल्यू सी बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी। यस, बैनर्जी, यस, इनको हम बोल सकते हैं डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इससे जुड़ी कुछ और बातें भी मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। तो इससे जुड़ी ये बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले कुछ और एसोसिएशन, क्योंकि लोगों के मन में ये आ गया था कि कुछ एसोसिएशन चाहिए जो कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़े या उनकी जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, जो भी उनकी जो डिमांड है उनको सामने रखे। तो इसमें से बहुत सारे एसोसिएशन बने जिसको हम प्रिकर्सर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कह सकते हैं। तो ये क्या है? जिसमें से हमारा सबसे पहले हम बोल सकते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या है? ब्रिटिश ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यस, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इसके बाद हम बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और ब्रिटिश इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, इट वाज फाउंडेड इन लंदन एंड किसके बाय दादा भाई नौरोजी, बाय दादा भाई नेरोजी। यस, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बनाया गया था। कब? 1866 में। और ये कहाँ पे बना था? लंदन में बना था, लंदन में। ठीक है। अब इसके बाद और क्या था कि इसके बाद जो था इंडियन एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन। ये इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन कहाँ पे बना था? तो इंडियन एसोसिएशन तो यहीं बना था। कब बना था? तो दिस वाज मेड इन 1876 and meant to be all India movement and it was headed by सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसके जो हेड थे वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे इसके हेड थे। इनका इसका इसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव था जो बिल्कुल मिलता जुलता था किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। लाइक दे वांटेड टू क्रिएट अ स्ट्रांग बॉडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन जहां पे लोग अपना ओपिनियन दे सके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ओके। और ये भी हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो इसका नाम जैसे कि ये 1884 में ही हो गया था। 1884 में इसको बना दिया गया था। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन इंडियन नेशनल यूनियन। ओके, इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था। और इसका नाम जो था किसने चेंज किया? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इसका नाम क्या होना चाहिए? इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए। तो यहाँ से इतनी सारी क्वेश्चंस बने और ये किसका मेन ऑब्जेक्टिव भी पता चला। Who was the founder of the Indian National Congress? So the Indian National Congress was founded by A.O. Hume
और रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ये इंपॉर्टेंट ये है, ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे इन 1885। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, ये तो एक मेन ये चाहते थे कि हेल्प करे या फिर इनका कुछ अलग मकसद था। बिकॉज द ब्रिटिश थॉट दैट इंडियन दे टुक द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ सेफ्टी वेल्व, कि लोग जो है वो दूसरी चीजों में उलझ के रहेंगे और पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं जाएंगे, इसलिए उन लोगों ने शुरू शुरू में इसका सपोर्ट भी किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसको हम। नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो उमेश चंद्र बनर्जी वह द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और डब्ल्यू सी बनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये था। इसमें जो हम एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें, जैसे कि लॉर्ड डफरी, ही फेवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस बिकॉज ही वांटेड इट टू एक्ट एज अ सेफ्टी वाल्व। किस तरह का कर रहे थे ये लोग? सेफ्टी वाल्व की तरह यूज करना चाहते थे। तो लॉर्ड डफरिन ने इसको सेफ्टी वाल्व की तरह समझा, इसलिए इसको फेवर किया फॉर पॉपुलर डिसकंटेंट एंड देयर बाय सेफ गार्डिंग द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। बस बाद में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पता चला कि अच्छा ये किस एम से हुआ है, ये एम था टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन nationalist political workers from different parts of the country, and to develop and consolidate the feeling of national unity irrespective of caste, religion और provinces। तो ये सब चीज जो थी ये इनका ऑब्जेक्टिव था या एम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और बाद में जब ये पता रियलाइज होता है तो ब्रिटिश को, तो वो इसके क्या अगेंस्ट भी जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। स्टेट एनी थ्री मेथड यूज बाय द मॉडरेट्स। ये मॉडरेट्स के द्वारा, लाइक मॉडरेट्स कौन थे? अर्ली नेशनलिस्ट, यस, जिसमें अर्ली नेशनलिस्ट थे। और इनका जो मेथड था, तो पहला मेथड तो यही था, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, जिसको 3 Ps के नाम से भी जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मेथड तो जरूरी आता है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो मेथड दे विल आस्क। देन रिजोल्यूशन ऑफ मेमोरेंडा, ये सेकेंड मेथड था। एंड देन द थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन थ्रू मीटिंग एंड स्पीचेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था, लोगों को अवेयर करा, यहाँ पे एजिटेशन तो था ही, बट लोगों को अवेयर कराया जा रहा था कैसे? तो थ्रू स्पीचेस एंड मीटिंग और स्पीचेस से लोगों को क्या करवाया जा रहा था? अवगत कराया जा रहा था प्रेजेंट सिनेरियो से उनको, ठीक है। नाउ मेंशन 3 डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स का डिमांड क्या था? तो 3 जो डिमांड थे वो थे एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। ये डिमांड थे किसके? मॉडरेट्स के जो डिमांड थे ये थे। नाउ रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज जो पढ़ना है, जिसका लॉर्ड लिटन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। बिकॉज इसमें से हमेशा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है। तो इसके जो रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज थे किसके? लॉर्ड लिटन के। वो क्या क्या थे? तो सबसे पहले था ग्रैंड दिल्ली दरबार। ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था, ओके। और यहाँ पे क्यों हुआ था? टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये क्यों किया गया था? टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को क्या किया जा रहा था? इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये टू प्रोक्लेम प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया एज द इम्प्रेस, एज द इम्प्रेस, एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये करने के लिए क्या था? और उस समय इस पे लाखों रुपए खर्चे किए गए। और वहां उस समय यहाँ पे क्या हुआ था? फेमिन था, मतलब यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। उसके बारे में ना सोच के यहाँ पे जो था ये ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया, जिससे कि लोगों के मन में बहुत ज्यादा डिसकंटेंटमेंट हुआ। दूसरा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये भी लॉर्ड लिटन के द्वारा था। सो द लॉर्ड लिटन इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड इंडियन आर्म एक्ट भी, यहां से इसके साथ हम कर सकते हैं इंडियन आर्म एक्ट। इंडियन आर्म एक्ट भी था इसके साथ, इंडियन आर्म एक्ट था, ठीक है। तो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट forbade vernacular papers to publish and material that might incite feeling of the dissatisfaction
अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यस, यहाँ पे जो भी वर्नाकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेज, इसको हम लोकल लैंग्वेज के कह सकते हैं, लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे ये कि ऐसा कोई भी चीज उसमें प्रिंट हो जो लोगों को क्या करे, एजिटेट करे, लोगों को प्रोवोक करे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। इंडियन आर्म एक्ट क्या था? दैट आर्म एक्ट जो था ये 1878 का, लाइक 1878 वी कैन से, मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस फॉर इंडियन टू कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। और ये पूरा छूट था किसके लिए? ब्रिटिश के लिए, कि वो कोई भी आर्म्स, कोई भी हथियार लेके घूम सकते हैं बिना लाइसेंस के। बट इंडियंस को ये क्या था? ये एक क्रिमिनल ऑफेंस को बनाया गया था कि अगर किसी के पास हथियार है और लाइसेंस नहीं है तो दैट इज द क्रिमिनल ऑफेंस। नाउ एज लिमिट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ अपियरिंग इन इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या था? 21 था। सबसे पहले ये क्या था? 21 था। 21 से इसको 19 कर दिया गया था। ये 19 ईयर्स कर दिया गया था। और ये एग्जाम साइमल्टेनियस होता था इंडिया और इंग्लैंड में। किसके लिए? किससे? ये इंग्लैंड से वो कंडक्ट होता था। और जो इंडियन थे उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी उसके लिए, और ये बहुत उम्र कम हो गया था, 21 ईयर से इसको 19 ईयर कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एजिटेशन था। नाउ नेम 3 मॉडरेट्स लीडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो कि मॉडरेट लीडर्स में आएंगे। दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं या अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो दूसरे हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले एंड तीसरे हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब इनका टॉपिक आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मॉडरेट या हम इनको बोल सकते हैं अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर्स। Now, what was the drain theory? Yes, this is a very important. Then again, very important. So the drain theory stated that the Britain was draining India's wealth through heavy taxes, trade, profits, and salaries paid to British officials. एंड इट वॉज गिवन बाय दादा भाई नरोजी। तो सबसे पहले ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? तो दादा भाई नरोजी ने दिया था। दादा भाई नरोजी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं। और ये ड्रेन थ्योरी में उन्होंने अंग्रेजों की पूरी कथा चिट्ठा जो भी था उसको खोल के रख दिया था कि इंग्लैंड जो है पल रहा है किस पे? इंडिया के इनकम से। इसके वहां के यहाँ से हैवी टैक्स जा रहा है, ट्रेड प्रॉफिट्स हो रहा है और बहुत सारा, लेकिन यहाँ का जो वेल्थ है यहाँ से इंग्लैंड में ड्रेन हो रहा है। इस बात की इन्होंने जानकारी दी थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी? तो दादा भाई नरोजी प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी, हो गया ये। स्टेट द 3 रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मॉडरेट्स। ये जो भी सक्सेस हुआ, उनकी जो अचीवमेंट थी, वो क्या रीजन था? दे क्रिएटेड अ पॉलिटिकल अवेयरनेस। यस, उन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट किया थ्रू मीटिंग एंड स्पीचेस एंड ट्रेन इंडियंस इन डेमोक्रेटिक मेथड। यस, उन्होंने लोगों को अवगत कराया मॉडर्न डेमोक्रेटिक मेथड से, उसको अवगत कराया। देन यूनिफाइड पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और लोगों को यूनाइटेड भी किया। चलिए नेक्स्ट देखें हम। मेंशन 3 लिमिटेशंस ऑफ द मॉडरेट्स। यस, अब लिमिटेशंस भी थे मॉडरेट्स के। लिमिटेशंस थे क्या? नो मास सपोर्ट। यस, उन लोगों ने, उनका जो था वो एक जगह कन्फाइंड था। वो कन्फाइंड था, किधर कन्फाइंड था ये? तो ये मिडिल, लाइक अपर क्लास थे, अपर क्लासेस के लोग थे, या फिर हम मिडिल क्लासेस को भी बोल सकते हैं, मिडिल क्लास थे। लेकिन इसमें जो है लोअर क्लास या मास नहीं था, मास इंक्लूडेड नहीं था। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। ओ देन ओवर फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस। यस, उनको जो था ना, उनको एक ट्रू फेथ था, डीप फेथ था ब्रिटिश के जस्टिस में। उनको लगता था कि जो उनका बैकवर्डनेस है, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बैकवर्डनेस एंड दे विल बी फॉरवर्ड एंड दे विल बी मॉडर्न लाइक इन इंग्लैंड, अगर उनके ब्रिटिश यहाँ पे रूल करेगा तो। नाउ थर्ड था स्लो एंड इनइफेक्टिव मेथड। यस, उनका जो मेथड था प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड लाइक पिटिशन, ये प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पिटिशन और इस तरह के जो मेथड थे ये बहुत ही स्लो थे और इनइफेक्टिव थे, जिससे ब्रिटिश के ऊपर कोई भी बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892? सो इट
It increased the number of members in legislative council and allowed Indian to discuss budget and ask question. तो यही इसका significance था. Next चलिए. What role did newspapers play in the national movement? Very important question. ये हमेशा पूछा जाता है. They spread political awareness, criticized British policies and united Indians. So that was the role of national movement. क्योंकि न्यूज़पेपर जो था वो सब वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी छपता था. जो लोग पढ़ नहीं पाते थे उनको लोग पढ़ के सुना देते थे गली नुक्कड़ पे. और ये ब्रिटिश के जो ट्रू इमेज था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था. तो इट हैड a very important role in the national movement. Okay, what was the main aim of the moderates? तो moderates का main aim क्या था? तो मॉडरेट का मेन एम क्या था? टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू पीसफुल मीन्स. यस, वो पीसफुली चाहते थे. वो बिल्कुल लाइक अग्रेसिव नहीं होना चाहते थे. वो ग्रेजुअली चाहते थे कि वहाँ वो सेल्फ गवर्नमेंट बनाए विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा फेथ भी था ब्रिटिश के अंदर. ठीक है. What was the significance of INC, Indian National Congress? So it provided a national platform and united Indian politically. Okay, Indians politically. तो इसने एक पैन इंडिया, वी कैन से कि पैन इंडिया एसोसिएशन था. ये पैन इंडिया एसोसिएशन था जो कि पूरे लाइक इंडिया को लेके चल रहा था. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो दादा भाई नौरोजी. एंड नेम द फर्स्ट सेशन प्लेस एंड ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो यहाँ पे ये जो सेशन था ये बॉम्बे में हुआ था और 1885 में हुआ था. नेक्स्ट है. व्हाट वाज द एटीट्यूड of the British towards the INC? So they initially supported it but later opposed it when it became a national force. Yes, ऐसा ही हुआ था क्योंकि शुरू में उन्होंने सपोर्ट किया था और इसीलिए WC फाउंडेशन भी रखा था. और इसमें जो लॉर्ड डफरिन, यस, लॉर्ड डफरिन जो थे, इन्होंने बहुत ज्यादा फेवर किए. वाइस राय थे उस समय और इन्होंने फेवर किया था फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस बिकॉज ही वांटेड इट टू एक्ट एज अ सेफ्टी वाल्व. ये सेफ्टी वाल्व की तरह इसको ले रहे थे, सेफ्टी वाल्व की तरह, कि जो लोग हैं फॉर पॉपुलर डिसकंटेंट, लोगों के बीच में जो डिसकंट है, सोशल मैटर जो है उसके लिए उसको ये देखेगा, पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं जाएगा. बट the Congress stood for the hopes and aspiration of the people of India who accepted its leadership in launching the freedom movement and it achieved the goal of freedom in 1947. तो ये इसका था. और तो मॉडरेट्स का जो था नेशनल अवेकनिंग अभी हमने डिस्कस किया, वो स्पीचेस के द्वारा और एसोसिएशन जो भी थे वो गैदरिंग करके मीटिंग करके करते थे. पॉलिटिकल यूनिटी वो ले आए. कुछ लोग पहले जो लोग थोड़े वो मास तक तो नहीं पहुंचे थे पर जितनी दूर उनका रीच था, मॉड जो भी हायर क्लास है या मिडिल क्लास है, एक पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल यूनिटी उन्होंने क्रिएट किया. लाइक नेशनलिज्म की भावना को थोड़ा स्प्रेड किया. एंड एक्सपोजर ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन. यस, तो यहाँ पे ब्रिटिश लाइक उनको रियलाइज हो गया था कि जो ब्रिटिश है वो एक्चुअली में उनके बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा है और दैट वाज एक्सपोज बाय देम. सो द एक्सपोजर ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. नेक्स्ट है. व्हाई डिड द मॉडरेट्स फेल? मॉडरेट फेल, दे लैक्ड मास सपोर्ट. सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि वो मास सपोर्ट नहीं था एंड रिलाइड टू मच ऑन ब्रिटिश गुडविल. और ब्रिटिश में उनका बहुत ज्यादा फेथ था, डीप फेथ था, इसलिए वो जो थे वो फेल हो गए. नाउ विल सी द नेक्स्ट थिंग कि कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय. यस, यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्मर्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे राजा राम मोहन रॉय, he was one of the greatest social and religious reformers of the Indian of 19th century. Okay, he started the Brahmo Samaj to promote social reform, rational thinking, rational thinking जो लोगों से हट के था, and unity among Indians which help awaken a sense of national consciousness. तो इस तरह का इनका था. लाइक फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज थे, ये 1828 में उन्होंने फाउंड किया था. he fought against the social evils. ये सोशल इविल जो भी समाज की बैड थिंग्स की कुरीतियां थी उनसे इन्होंने लड़ा, उसके खिलाफ ये खड़े हुए
तो इस तरह से हम हेडिंग भी डाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप लोग डाल सकते हो, फाइट अगेंस्ट सोशल इविल्स और फॉट अगेंस्ट सोशल इविल्स। ही लेड अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अगेंस्ट सती सती प्रथा जो था, जिसके साथ जो वाइफ होती थी वो हस्बैंड के मरने के बाद उनके साथ ही उनको जला दिया जाता था, तो उसका विरोध किया। देन चाइल्ड मैरिज का विरोध किया, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी विरोध किया। लोगों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिस क्रिएटेड अवेयरनेस एंड यूनिटी अमंग इंडियंस फॉर सोशल जस्टिस, ये चीज की थी। उसके बाद उन्होंने प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जो एजुकेशन है वही की है सक्सेस का। एंड ही सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन एंड साइंटिफिक लर्निंग सो दैट इंडियंस कुड थिंक क्रिटिकली एंड बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। तो एंड रोल इन द प्रेस एंड जर्नलिज्म, यस, तो लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जर्नल भी निकाले, न्यूज़पेपर निकाला, बहुत सारी चीजें पब्लिश की। उनमें से जो प्रमुख है वो है लाइक उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला संवाद कौमुदी एंड मिरातुल अकबर टू स्प्रेड नेशनलिज्म। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि संवाद कौमुदी किसने लिखा है, या कि संवाद कौमुदी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, या मिरातुल अकबर, या क्या इनके कंट्रीब्यूशन थे, तो कंट्रीब्यूशन में हम ये डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले का भी हमें कंट्रीब्यूशन देखना है, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, यस, वुमेन एजुकेशन को लेके उन्होंने बहुत सारे काम की। जो फर्स्ट स्कूल था लाइक ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ सावित्री बाई फुले, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1848 एंड दिस हेल्प स्प्रेड एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट के लिए इन्होंने काम किया, जिससे क्या हुआ कि औरतों की जो स्थिति थी उस समय सुधरी, और उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के नेशनलिज्म में, नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ही लाइक फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यस, इन्होंने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट किया, ये भेदभाव जाति को मिटाने के लिए कहा। ही स्ट्रांगली अपोज अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम। ही वर्क फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स, ये तो दलित्स के लिए भी काम की, एंड द कास्ट सिस्टम। ही वर्क फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स, ये तो दलित्स के लिए भी काम किया। शोधक समाज, एंड ही फॉर्म व्हाट, ही फॉर्म द सत्य शोधक समाज in 1873. So when did he found the Satya Sodhak Samaj? In 1873 to promote social equality. और किस लिए बना फाउंड किया था? सोशल इक्वेलिटी को प्रमोट करने के लिए। देन सोशल रिफॉर्म्स थ्रू राइटिंग, इन्होंने भी राइटिंग लाइक इनका भी कुछ जनरल और बुक्स होंगे, जैसे हिज बुक्स लाइक अवेयरनेस फैलाया, जैसे कि गुलामगिरी, गुलामगिरी जो इनकी बुक थी, एक्सपोज सोशल इनजस्टिस एंड इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो इतने सारे काम इन्होंने किए थे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हुए, इसमें से कुछ चीज और हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारा आईएनसी का जो सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, आईएनसी सेशन जो हम बोले जो हर साल होता था, तो सबसे पहला सेशन तो हमारा 1885 में ही हुआ था, जिसमें डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और इसको 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था, ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग सच एमिनेंट पर्सन, दादा भाई नरोजी थे, केटी तेलांग थे, फिरोज शाह मेहता थे, बरूद्दीन तैयब जी थे, बहुत सारे लोग थे। जो सेकेंड सेशन था, सेकेंड सेशन की बात करें तो जो सेकेंड सेशन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 1886 का है, एंड इट वाज हेल्ड इन कोलकाता। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था सेकेंड सेशन। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नरोजी नरोजी थे इसके प्रेसिडेंट, ओके। एंड इसमें भी बहुत सारे डेलीगेट्स ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद जो है ना सेशन में अगर हमें याद रखना है तो उन लोगों को रखना है कि जो बहुत सारे सेशन में पार्टिसिपेट, लाइक एक से ज्यादा सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उनका नाम हमें याद रखना है। लाइक कुछ इंपॉर्टेंट सेशन में अगर हम बात करें, द सूरत सेशन आएगा, सूरत सेशन, तो सूरत सेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सूरत सेशन कब था? सूरत सेशन जब कांग्रेस जो था स्प्लिट हो गया था, और ये 23rd नंबर का सेशन था। ये किस नंबर का सेशन था? तो 23rd नंबर का
सेशन था 1907 में, जबकि जो हमारा ये कांग्रेस था वो डिवाइड हो गया था, स्प्लिट हो गया था, एंड इट वाज अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष के हुआ था। एंड देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट। ओके, और तो एक और इम्पोर्टेंट सेशन हो गया हमारा, वो है लखनऊ सेशन। कहाँ हुआ था ये पता होना चाहिए, ये लखनऊ में हुआ था और 1916 में हुआ था, जहां फिर से जो असर्टिव और अर्ली नेशनलिस्ट थे वो एक साथ आ गए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इसमें मिक्स है, लाइक सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर भी थोड़ा बहुत है, पर हम थर्ड चैप्टर को अलग से लेके आएंगे। फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उसको हम करेंगे एकदम अच्छे से, डीपली रिवाइज करेंगे। तो आई बिलीव ये वीडियो सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी आप लोगों को लगता है कि इस पे वीडियो आना चाहिए उसके लिए कमेंट करें।